हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है। रिपब्लिक डे पे जो इमैनुअल मैक्रोन है उनको बुलाया गया है फ्रांस की तरफ। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको, ठीक है। क्या होने वाला था, रिपब्लिकन डे जो है जनवरी के अंदर 26 जनवरी को, तो वहाँ पे जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, उसकी मीटिंग होने वाली थी, जिसके अंदर 4 मेंबर आते हैं क्वाड के अंदर: यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो यूएसए को न्योता भेजा था, आप रिपब्लिक डे को आओ, उसी दिन अपन उसके साइड लाइन में अपन क्वाड का समिट न्यू दिल्ली के अंदर करेंगे, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो बोला हमारे पास टाइम नहीं। अगर आप क्वाड के इन चारों मेंबर को ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है। कि ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए, जितने भी उनके ट्रेड डिस्प्यूट्स थे उन्होंने उसको रिजोल्व कर लिया गया। ठीक है। तो रहा जापान और इंडिया। ठीक है। तो ये क्वाड का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो एंटी चाइना ही था। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड को बनाया गया था, पैसिफिक ओशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है। तो अभी यूएसए नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से मैक्रोन को बुलाया गया। मैक्रोन एक्सेप्ट द पीएम्स इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। तो ये आएंगे, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। एज a strategic partner, India and France shares high degree of convergence on a range of regional and global issues. This year, we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है, इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और ये 25th ईयर हो गया उनकी, उनको अभी एस्टेब्लिश करके ये यहाँ पे बोला गया। ठीक है। तो इस ईयर 25th एनिवर्सरी होगी। उसके बाद मोदी जी को भी बुलाया गया था पिछले साल बेस्टर्न डे परेड में, पेरिस में। ठीक है। एंड ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एट देयर। और प्रेसिडेंट visited New Delhi during the G20 summit in September 9th and 10th. He had traveled to Dhaka for a short visit. ठीक है। जो G20 का समिट हुआ था, फ्रांस भी G20 का मेंबर है, ये बात याद रखिए। G20 का समिट इस साल न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया के अंदर, 9th और 10th सितंबर को। तब इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आए थे और वहां से वो ढाका भी चले गए थे, बांग्लादेश की कैपिटल में। ठीक है। आईएमएफ का एक डाटा आया है, वहां पे आईएमएफ ने ये बोला है कि इंडिया के ऊपर जो डेब्ट है, मतलब जो कर्ज है, वो 100% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। ठीक है। ये एक बात निकल के आई आईएमएफ से द्वारा। तो इसको मिसकंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब इसके मिस रूमर्स फैल रहे हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि आईएमएफ ने जो बताया था कि 2007, ये जो प्रिडिक्शन किया था वो गलत तरीके से आप ले रहे हो, ये यहाँ पे बोला गया है। तो इस न्यूज में देखेंगे क्या बोला है। डोंट मिसकंस्ट्रू आईएमएफ डेप आउटलुक। ठीक है। आईएमएफ दैट वार्न द गवर्नमेंट डेप कुड हिट 100% ऑफ जीडीपी बाय 2027-28 अंडर द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। तो ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं की गई। अगर कोविड-19 जैसा कोई फिर से पेंडेमिक आता है, एडवर्स कंडीशंस होती है, तब ये बोला गया कि वो 100% ऑफ जीडीपी कर्जा बढ़ जाएगा इंडिया का। ठीक है। इसकी एक्सटेंशन न्यूज है। यहाँ पे भी ये बोला गया है कि जनरल गवर्नमेंट डेप इंक्लूड्स डेप बोथ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। ये बोला गया है कि जनरल गवर्नमेंट जो डेप है वो 100% होगा, तो इसके अंदर सेंटर का भी आएगा, स्टेट का भी आएगा। ठीक है। ये बात याद रखना। and had deeply steeped from about 88% in 2021 to 81% in 2020 to 23। ठीक है। 81% था ये डेप, अभी कितना हो गया ये डेप, 81% हो गया। 88% था 2020 टू 21 में, और 2020 टू 23 में कितना हो, 81% हो गया ये। तो ये यहाँ पे बोला गया। Among the various favorable and unfavorable scenarios given by the IMF, दो कंडीशन दी, ध्यान रखना, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिनेरियोज में। अंडर द वन एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी like once in a century COVID-19, it had stated that the general government debts could be 100% of GDP। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो 100% हो सकता है 2027-28 में, ये बोला गया। ठीक है। लेकिन नॉर्मल रहा तो ये नहीं बोला गया। द करस्पॉन्डिंग फिगर्स वर्स्ट केस सिनेरियोज इन द यूके, यूएस, कनाडा। तो इनका क्या प्रेडिक्शन किया, अगर वर्स्ट केस में यूके का डेप होगा 160% ऑफ जीडीपी,
सॉरी, यूएसए का डेप होगा 160% ऑफ जीडीपी, यूके का होगा 140 और चाइना का होगा 200% ऑफ जीडीपी। और अगर उससे आप और इंडिया को कंपेयर करते हो आप, तो आपको समझ में आएगा कि आपका 100% होगा, तो इनसे तो अच्छा ही होगा। सेम रिपोर्ट इंडिकेट दैट अंडर द फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, अभी ऊपर अपन ने अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस की बात की, अभी फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस रहेंगे तो क्या होगा, द जनरल गवर्नमेंट डेप टू जीडीपी रेशियो में डिक्लाइन बिलो 70% इन द सेम पीरियड। तो यही मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप रूमर्स मत फैलाओ, 70% बोला है, कम होगा अगर सारी चीजें अच्छी रही तो। ठीक है, इतना याद रखिए। आईएमएफ का न्यूज था, यहाँ पे माइक्रोन की न्यूज होगी। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका इज सेट टू रिवोक द बैन ऑन हिजाब इन द क्लासरूम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, वहां पे इन्होंने ये बोला था 2022 में, सॉरी कर्नाटक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 में क्या बोला था, विच रूल्ड इन फेवर ऑफ द स्टेट सर्कुलर सेड दैट द स्टूडेंट्स इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड नॉट वेयर प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। सॉरी, तो ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स को प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म दिया गया है वही स्टूडेंट्स पहनेंगे, एंड वेयर नो कोड was prescribed they should wear such attire that accord with equality and integrity would not डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। तो आप आपके मन से कपड़े नहीं पहन सकते जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे। आपको जो हमने बोला है वही एक पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था और उसकी हाई कोर्ट ने जो थी वहाँ की कर्नाटक की हाई कोर्ट, उन्होंने इसको अपहोल्ड किया गया था। अब इसके रिगार्डिंग पिटिशन गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दे हेल्ड दैट द वेयरिंग हिजाब वाज नॉट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला था कि आप जो बोल रहे हो कि हिजाब पहनने की जरूरत है, तो ये आपके इस्लाम के रिलीजन के अंदर इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, जिसको वायलेट करने से आपका रिलीजन खतरे में नहीं आ सकता। तो ये यहाँ पे बोला गया है। लेकिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अभी के सीतारमैया सेज दैट द मैटर पर्टेनिंग टू द फूड हैबिट एंड ड्रेस आर मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। तो इन्होंने बोला कि हम फिर से हिजाब चालू करेंगे, ये यहाँ पे बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाजा से रिगार्डिंग आर्टिकल है, कुछ अपने काम का नहीं है कि गाजा इजराइल कैसे फाइट कर रहा है गाजा के अंदर, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, ये वगैरह है। ठीक है, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ इजराइल का वगैरह पूरा इसने हिस्ट्री दिया गया। तो मुझे तो कुछ काम का नहीं, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, कुछ काम का नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है टेलीकॉम लॉ के रिगार्डिंग बहुत क्रिटिसिज्म किया गया और बहुत भद्दे तरीके का, मतलब कुछ क्रुशियल पॉइंट्स भी नहीं निकल रहे इसमें से। उस क्रिटिसिज्म से पूरा इन्होंने पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म किया है कि हिंदू आइडियोलॉजी पे आप नाम रख रहे हो, आप ये कर रहे हो, डाइवर्सिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे की। तो ये अपने काम का नहीं, ये भी पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो एडिटोरियल में आज डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंडिया राइज इन द ग्लोबल साउथ मार्क्स अ पाइवटल पॉइंट से इंडियन एयरफोर्स चीफ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इंडिया का राइज हो रहा है ग्लोबल साउथ के अंदर, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। पिचिंग फॉर ग्रेटर मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए, यहाँ पे बोला उन्होंने। इंडियन एयरफोर्स माइट इजीली एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर प्रोग्रेस फॉस्टरिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कलेक्टिव एडवांसमेंट ऑफ अ ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया काम कर सकती है, इंडिया की जो एयरफोर्स है वो काम करनी चाहिए, इन्होंने ये बोला। दिस एंगेजमेंट वर क्रूशियल फॉर टेकिंग शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इंश्योर द रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ये जरूरी है, ये यहाँ पे बोला गया। We have increased the footprint of training and cooperation with these nations, and Indian Air Force conducts regular training programs for these partner nations, sharing the best practice in the field of operations and maintenance। तो आपने इनके साथ ऑपरेशंस करते ही यहाँ पे बोला गया। और ये कहाँ पे बात कर रहे थे, दे वर स्पीकिंग ऑन इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस एज अ पार्ट ऑफ द 20th सुब्रोटो मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे। इन द पास्ट 9 years इंडियन एयरफोर्स along has trained more than 5,000 ट्रेनिंग्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 5,000 लोगों को पिछले 9 साल के अंदर ही इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग दी उनको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को, और ये नंबर बढ़े ही जा रहा है, ओनली इंक्रीजिंग। तो ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, Ministry holds meeting with the chief ministers on northern eastern states over the lag in divine scheme। ठीक है,
तो मिनिस्ट्रीज की बातचीत हो रही है क्योंकि डिवाइन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में लैग हो रहा है, ये यहाँ पे बोला गया। तो पहले देखेंगे डिवाइन स्कीम क्या है, कब आई थी, क्या काम करेगी। ठीक है, विथ वेरी लिटिल ओवर द 10% ऑफ द फंड्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, ये डिवाइन का लॉन्ग फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये स्कीम क्या करेगी, इट इज एन सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। स्कीम हैज एन आउटले ऑफ 6,600 crores for the 4-year period from 2020 to 23 to 2025-26। ठीक है, तो जितना फाइनेंस ईयर का 2022 में स्कीम आई थी, ठीक है, फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन ने जितना पीरियड बच रहा है उतना ही पीरियड के लिए स्कीम काम करेंगे, यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है स्कीम के, टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंटली इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति पता होगा आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको एक जगह पे मॉनिटर किया जाएगा और कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा उनके अंदर, इसलिए पीएम गति शक्ति काम करता है। तो उसी स्पिरिट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वर्ज किया जाएगा अलग अलग मिनिस्ट्री के, यहाँ पे बोला गया। सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फील्ड नीड्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो नीड है उसके ऊपर काम किया जाएगा और उतना स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इनेबल लाइवलीहुड्स एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमन, उनके लिए रोजगार की संधियां बढ़ाई जाएंगी, लाइवलीहुड की एक्टिविटीज बढ़ाई जाएंगी। डेवलप द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स, फिलिंग द डेवलपमेंट गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट्स के गैप भरे जाएंगे, ये स्कीम का काम है। द स्कीम वॉज अनाउंस इन 2022-23 इन द यूनियन बजट विद initial allocation of 1,500 crores. The scheme aimed at rapid and holistic development of the northern eastern region by funding infrastructure and social development projects based on left needs of the states. It will strive to fill the gaps in various sector and will not be substitute for the existing central and state schemes. तो ये अलग से काम करेंगी, सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम को एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर मर्ज नहीं हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्स टू सेटअप 17,000 क्रेचेस अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, किसके अंदर बनाएंगे गवर्नमेंट ने, पालना स्कीम जो है उसके अंदर गवर्नमेंट क्रेचेस बनाएंगी, मतलब पालना बनाएंगी। एम्स किया है उन्होंने, मतलब उन्होंने इतना ये बोला है कि हम इतने सेटअप करेंगे 17,000 क्रीचेस। ठीक है, मिनिस्ट्री प्लान टू डिप्यूट 2 एडिशनल क्रीच वर्कर्स इन ईच आंगनवाड़ी अंडर द पालना स्कीम। ठीक है, 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स इस स्कीम के अंदर लगाए जाएंगे। सेंटर अप्रूव द 5,222 क्रीचेस, देयर आर 13.87 लाख आंगनवाड़ीज, मिनी आंगनवाड़ीज। ठीक है, इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसके लिए, जो वर्क करती वुमेन्स, तो वो अपना बच्चा यहाँ छोड़ के जा सकती काम करने को, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है, इस तरीका का रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पे एक बेबी सिटर रहेंगे आंगनवाड़ी की, एंड शी विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर विल वर्क। वुमन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री said it will establish the 17,000 creches in the Anganwadi across the country. Ministry added that the 5,222 creches had been approved until now. अभी तक कितने अप्रूव किए, 17,000 में से। And it will planning to depute the 2 additional creche workers in each आंगनवाड़ी, एडिशनल 2 आंगनवाड़ी के अंदर क्रीच वर्कर दिए जाएंगे, ये यहाँ पे बोला है। ठीक है, अंडर टू एड्रेस द नीड ऑफ quality daycare facilities or creches for the children of working women by providing a safe and secure environment for the nutritional health and cognitive development of the children, thereby enabling more women among all the socio-economic groups to take up gainful employment इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, दोनों सेक्टर के अंदर जो महिला काम कर रही है उनको इसका बेनिफिट हो, वो यहाँ पे बच्चा छोड़ के काम कर सकती है। आवर प्रायोरिटी इज टू रीच आउट टू द वुमन हु अर्न्स हर लाइवलीहुड बाय लिविंग हर ओन हाउस टू वर्क इन अनदर्स, a woman who works as agriculture labor, woman who works as a construction worker under the Palna and provide a opportunity to participate in economic activity। ठीक है, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, so that along with her livelihood she can provide safe and secure environment for her child। ठीक है, ये उन्होंने बोला है मिनिस्टर ने।
स्मृति ईरानी जी ने। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन द वर्कफोर्स हैज इंक्रीज टू 37% इन 2022। ठीक है ना, 2022 में इतना पार्टिसिपेशन वुमन का बढ़ा है 37%। एज ऑफ मार्च 31, 2021, 13.87 लाख आंगनवाड़ी एंड मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स आर ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इतने आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ऑपरेशनल से ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कि चाइना ने बैन किया है रेयर अर्थ जो मेटल्स है उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने को। तो रेयर अर्थ आर अ ग्रुप ऑफ 17 मेटल यूज टू मेक मैग्नेट्स फॉर यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसके टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में उन्होंने बैन किया है। चाइना इज द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, रेयर अर्थ के सबसे टॉप प्रोड्यूसर में चाइना आता है। ठीक है, banned the और उन्होंने on the Thursday banned the export of technology to extract and separate the strategic metals। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको सेपरेट कैसे करना है, इसके ऊपर वो अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। एज द ओवरऑल लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डीम्ड टू की नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर उसको उन्होंने डाला है, तो उसकी वजह से वो ये नहीं कर सकते। द मूव कम आफ्टर द यूरोप एंड USA scramble to wean themselves off the rare earth from the China, which account for 90% of global refined output। ठीक है, इसकी रिगार्डिंग उन्होंने ये बात की। तो वर्ल्ड पेज पे ये है, यूएन अप्रूव द वाटर डाउन रिजोल्यूशन टू एड द गाजा। ठीक है, यूएन ने ये बोला है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये अप्रूवल किया गया है कि ये वॉर थमने का तो नाम नहीं ले रहा गाजा के अंदर, तो उसको छोड़ो, लेकिन जो एड दे रहे हैं अपन गाजा को उसको बढ़ा दी जाए, ये यहाँ पे सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसके बाद गाजा टोल सरपासेस 20,000 एज इजराइल एक्सपांड्स ऑफेंसिव। तो 20,000 लोग गाजा के अंदर मर चुके हैं इसराइल की इसकी वजह से, आक्रमण करने की वजह से, इन्वेजन करने की वजह से। यूएस प्लान टू सैंक्शन द बैंक टू हेल्प द रशिया वॉर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोला है कि इट विल सैंक्शन द फॉरेन बैंक्स दैट सपोर्ट द रशिया इन यूक्रेन वॉर। ठीक है, मतलब जो आप रशियन के अंदर जो ट्रांजैक्शन चालू कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी वजह से हम आपको सैंक्शंस करेंगे, इसका मतलब हम आपके ऊपर ड्यूज वगैरह लगाएंगे, क्यों आप रशिया की मदद कर रहे हो या फिर रशिया के ट्रांजैक्शन अलाउ कर रहे हो, तो इसकी वजह से इनडायरेक्टली आर फंडिंग द वॉर ऑन यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रहा है उसको आप फंड कर रहे हो, ये यहाँ पे बोला गया। तो इसकी वजह से जो बैंक से उनको सैंक्शंस करेंगे, सैंक्शन लगा करेंगी का मतलब होता है उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगाएंगी कि वो हमारे कंट्री में ऑपरेशंस नहीं चला सकते, बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते, ऐसे वगैरह, तो उनसे उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।